हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी साइंस का पेपर जो 2018 में हुआ था। उसमें आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अभी नवंबर में एलटी के और फॉर्म आने वाले हैं। अभी नवंबर में एलटी के 657 पोस्ट और आने वाले हैं। 657 पोस्ट और आने वाले हैं, जिसमें साइंस के लगभग 100 प्लस पोस्ट हैं। साइंस के लगभग 100 प्लस पोस्ट हैं, और ये पोस्ट अभी बढ़ भी सकते हैं। साइंस के लगभग 100 प्लस पोस्ट हैं, ठीक है। तो साइंस वाले पोर्शन में हमारे 100 नंबर में से 30 नंबर का तो होता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, और 24 नंबर का होता है हमारा केमिस्ट्री, और 23 नंबर का होता है हमारा बॉटनी, और 23 नंबर का होता है हमारा जूलॉजी। तो देखो, हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन को, हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यह सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पुराने क्वेश्चन से हमें आने वाले कंपटीशन एग्जाम में यह पता चल जाता है कि कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ओनली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आप उसमें सब्जेक्ट में महारत होगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। और स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन रेंडमली है, इसमें कोई क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन आयन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इज। हमको इसमें 4 कार्बोकटाइन दिए हैं। कार्बोनाइन क्या होते हैं? कार्बोनाइन यानी उसको भी बोलते हैं हम कार्बोकटाइन। इसमें हमको कार्बोकटाइन दिए हैं, और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल है। फर्स्ट है हमारा CH3+, अगर वहाँ पे दिख नहीं रहा तो यहाँ पे देखिए। दूसरा है हमारा CH3 का होल ट्वाइस CH+। थर्ड है हमारा CH3 CH2+, और उसके बाद फोर्थ है हमारा CH3 का होल थ्राइस C+। ये हमारे चारों ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, कार्बोकटाइन क्या होते हैं? कार्बोकटाइन में देखो, कार्बोकटाइन में जब कार्बन आइटम में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको बोलते हैं हम कार्बोकटाइन। और इसमें क्या होता है, देखो, कार्बन की टोटल वैलेंसी होती है 4, बट यहाँ पे कितनी वैलेंसी है? 3। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है। और इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, तो इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी। तो इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। जितने ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, उतनी ही ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी होगी। जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे इसमें, उतनी ज़्यादा क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी होगी। और यहाँ पे देखो, कार्बोकटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पे कार्बोकटाइन का हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp2। और कार्बोकटाइन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा sp2। और उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर होगा, sp2 है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी को कौन कंप्लीट करेगा? जो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। जितने ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी कार्बन की स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे तो ओनली मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे देखो CH3 CH2+, यहाँ पे ओनली 1 मिथाइल ग्रुप लगा है। यहाँ पे ओनली 1 मिथाइल ग्रुप लगा है। और यहाँ पे देखो, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं CH3+ के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। और ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे मिथाइल कार्बोकटाइन के पास 3
CH3 ग्रुप लगे, 3 CH3 ग्रुप लगे, यानी कार्बन प्लस CH3 CH3 CH3। यहाँ पे देखो 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतने ही ज़्यादा कार्बोकैटायन क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगर हमसे पूछता है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो सबसे पहले आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें देखो मोस्ट डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं 3 साइड से, और इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी में इसमें 1 डोनेटिंग ग्रुप है, और ऑप्शन नंबर बी में इसमें 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं, और ऑप्शन नंबर 1 में तो एक भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो सबसे अनस्टेबल फर्स्ट है, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोकैटायन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो कोई जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन भी है तो उनको स्किप कीजिए और ओनली केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखिए अभी फ़िलहाल। 44 क्वेश्चन है, देखो इफ़ आर प्लस आर, इफ़ आर प्लस रेशियो आर माइनस इज इक्वल टू 0.225 देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी। तो इसमें हमको बताना है कि जो हमको रेडियस रेशियो दिया है, हमको रेडियस रेशियो दिया है और हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, हमें इसके अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो स्टूडेंट यह क्वेश्चन हमारा रेडियस रेशियो से है, जो कि सॉलिड स्टेट में आता है। तो इसमें क्या होता है, देखो हमें कुछ वैल्यू याद करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं हम रेडियस रेशियो की, साथ साथ में आप लोग भी नोट करते जाइए। फर्स्ट में हमारे यहाँ पे रेडियस रेशियो RR, उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड ऑप्शन में, और उसके बाद है हमारा जियोमेट्री, देखो इसमें चार वैल्यू को हमको याद करना पड़ता है। सबसे पहले में देखो रेडियस रेशियो, जब रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.1152 टू 0.225 के बीच हो तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 2, और वहाँ पे ज्योमेट्री होती है हमारी, अगर 2 है तो उसके लिए ज्योमेट्री क्या होगी हमारी, लीनियर। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा, जब हमारी रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 से 0.414 के बिटवीन होती है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 4, और वहाँ पे ज्योमेट्री होती है हमारी टेट्राहेड्रल। ठीक, उसके बाद है हमारा, जब हमारा रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414, यहाँ पे पॉइंट है, 0.414 से 0.732 के बिटवीन होती है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 6, और वहाँ पे हमारी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है हमारी ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, उसके बाद है हमारा, जब हमारे रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.732 से 1 के बीच होती है, 0.732 से 1 के बिटवीन होती है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 8। उसके बाद जो यहाँ पे ज्योमेट्री होती है, वो होती है हमारी क्यूबिक। तो देखो जब हमने देखा कि जब रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.1152 टू 0.225 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, और उसकी ज्योमेट्री होती है हमारी लीनियर। जब इसकी वैल्यू रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.2252 टू 0.414 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 4, वहाँ पे हमारा ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। और जब रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414 टू 0.732 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वहाँ पे 6, और जो ज्योमेट्री होगी वो होगा हमारा ऑक्टाहाइड्रल। और उसके बाद हमारे देखो जब रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.732 है, 0.732 से 1 के बिटवीन है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा 8, और जो ज्योमेट्री होगी होती है हमारी क्यूबिक। तो हमसे पूछा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में पूछा है जब रेडियस रेशियो की वैल्यू R प्लस आर के बिटवीन पूछा है तो रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी पूछी हमको, R प्लस आर माइनस, यानी
0.22 के बिटवीन पूछा है, तो हमको सबसे छोटी वैल्यू लेना है। सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ से आ रही है 0.2252 0.414। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हमारा 4, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। आप कोऑर्डिनेशन नंबर 2 को मत इंक्लूड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, इसकी 0.1152 0.225 यहाँ पे इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। हमको लोवेस्ट वैल्यू से, इसके आगे वाली वैल्यू से स्टार्ट करना है, 0.2252 0.414। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा 4। अगर साथ में उसका ज्योमेट्री भी पूछता है तो क्या होता है टेट्राहेड्रल। आप इस टेबल को नोट कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 47। अगला क्वेश्चन हमारा 47 है हमारा, कैप्रोलेक्टम इज ए मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर होता है, तो यहाँ पे देखो कैप्रोलेक्टम, इसका स्ट्रक्चर होता है C+O NH। इसमें टोटल 6 कार्बन एटम होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तभी तो यहाँ पे नायलॉन 6 मतलब 6 कार्बन एटम होंगे। और ये सभी क्या होते हैं हमारे एमाइड होते हैं। एमाइड क्या होते हैं, देखो जब CO और NH बॉन्ड हो, जब CO और NO ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं हम एमाइड। CO NH ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं हम एमाइड। और ये हमारा नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर यानी कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर है। तो कैप्रोलेक्टम क्या होता है, कैप्रोलेक्टम जो है हमारा कैप्रोलेक्टम जो है हमारा नायलॉन 6 का मोनोमर है। जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में, तो हमें ऑप्टेंड होगा नायलॉन 6। हमें ऑप्टेंड क्या होगा, नायलॉन 6। जो नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर होगा CO CH2 5। यहाँ पे कार्बन के टोटल कितने आइटम है, 5, CO को मिला के 6, और उसके बाद NH ग्रुप। यह हमारा नायलॉन, ये हमारा नायलॉन 6 है। तो यहाँ पे देखो हमसे पूछा है कैप्रोलेक्टम इज ए मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, कैप्रोलेक्टम है हमारा नायलॉन 6 का मोनोमर। यह है इसका कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर। यह हमारा कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर, कैप्रोलेक्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। कैप्रोलेक्टम इज ए मोनोमर ऑफ नायलॉन 6। और हमसे पूछ सकता है नायलॉन 66 के कौन से मोनोमर होते हैं। नायलॉन 66 के मोनोमर नोट कीजिए आप। नायलॉन 66 के 2 मोनोमर होते हैं। फर्स्ट टाइम होता है हमारा नायलॉन 66। कभी क्वेश्चन में देखो, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, और अगली बार क्वेश्चन आ सकता है हमारा 2024 में LT में, उसमें पूछ सकता है नायलॉन 60 के मोनोमर बताइए। वहाँ पे होता है, एक तो होता है हमारा हेक्सा मिथाइलिन हेक्सा मैथिलिन डाइएमीन, इसके 2 मोनोमर होते हैं। और एक होता है हमारा एडिपिक एसिड, एक होता है हमारा एडिपिक एसिड। ये होते हैं हमारे नायलॉन 6 के मोनोमर। और तीसरा ऑप्शन है हमारा मेलामाइन। मेलामाइन के मोनोमर कौन कौन से होते हैं, मेलामाइन के मोनोमर होते हैं, देखो एक तो खुद मेलामाइन होता है, और दूसरा होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, और मेलामाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो नाइट्रोजन, आपको बेंजीन रिंग बनाना है इसमें एमाइड के, उसमें नाइट्रोजन एक मिनट। इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा मेलामाइन का नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है, इसके अल्टरनेट पोजीशन में लगाने हमको, कॉन्जुगेशन पोजीशन में। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, और जो भी नाइट्रोजन है उससे लगाना हमको NH2 ग्रुप को ऐड करना है, NH2। उसके बाद एक NH2 ग्रुप, हमारे जितने भी नाइट्रोजन है वहाँ पे NH2, एक नाइट्रोजन ग्रुप आएगा, NH2 ग्रुप आएगा हमारा इस नाइट्रोजन पे। ये होता है हमारा मेलामाइन का स्ट्रक्चर। और सेकंड है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का तो आपको पता ही होगा,
होता हमारा HCHO। ये दोनों किसके मोनोमर हैं? मेलामाइन के। उसके बाद लास्ट है हमारा टेरिलिन। टेरिलिन को इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं डेक्रोन भी बोलते हैं, इसको डेक्रोन भी बोलते हैं। इसके जो मोनोमर होते हैं, इसके मोनोमर भी आप नोट कर लीजिए। पहले इसको रिमूव करते हैं। टेरिलिन या डेक्रोन, इसके दो मोनोमर होते हैं। एक तो होता है हमारा एथिलीन ग्लाइकोल, एक होता है हमारा एथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा होता है हमारा टेरिप्थिलिक एसिड, टेरिप्थेलिक एसिड। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर होता है जो एथिलीन है, एथिलीन का स्ट्रक्चर होता है हमारा केमिकल फार्मूला CH2। आपको कैसे याद करना है? देखो, 2 बार CH2 लिखना है और उसके बाद दोनों साइड OH लगाना है, OH और OH। ये हो गया हमारा एथिलीन ग्लाइकोल, ये हो गया हमारा एथिलीन ग्लाइकोल। और दूसरा हमारा टेरिप्थिलिक एसिड। टेरिप्थिलिक एसिड क्या होता है? देखो, आपको बेंजीनिंग बनाना है और उसके दोनों साइड 1 और 4th पोजीशन में COH ग्रुप को ऐड कर देना है, COH ग्रुप को ऐड कर देना है। और इसी से मिलता जुलता है और एक पॉलीमर है, वह हमारा गिलिप्टेल। उसको भी नोट कर लीजिए आप, वह हमारा गिलिप्टेल। स्टूडेंट स्पेलिंग देख लेना, यह हमारा गिलिप्टेल के मोनोमर क्या होते हैं? देखो, गिलिप्टेल के मोनोमर होते हैं, एक तो होता है हमारा एथिलीन ग्लाइकोल, एक तो सेम ही होते हैं दोनों में। जो टेरिलिन और डेक्रोन है उसमें एक मोनोमर तो सेम होता है। फर्स्ट हमारा एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा होता है हमारा इसमें, फर्स्ट तो क्या हमारा एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा होता है हमारा इसमें थैलिक एसिड। अब देखो, एथिलीन ग्लाइकोल का तो फॉर्मूला होता है हमारा CH2 दोनों साइड OH। और टेरिप्थिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है हमारा? जब हमारे बेंजीन के दोनों साइड क्या हमारे COH ग्रुप। और जो थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड में देखो, हमको सबसे पहले बेंजीनिंग बनाना है और बेंजीनिंग के 1 और 2nd पोजीशन में COH ग्रुप को ऐड करना है, ये हुआ हमारा थैलिक एसिड। जैसे हमने टेरिप्थिलिक एसिड में क्या देखा, 1 और 4th पोजीशन में COH ग्रुप को ऐड किया है। 1 और 4th में से 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 1/4 पोजीशन में COH ग्रुप को ऐड करना है। और जो टेरिप्थिलिक एसिड है जो थैलिक एसिड में, उसमें हमको 1 और 2nd पोजीशन में COH ग्रुप को ऐड करना है। ये दोनों क्या है इसके? ये दोनों मोनोमर तो हमारे गिलिप्टेल के, और जो ये दोनों मोनोमर हैं ये हमारे टेरिलिन के। ठीक है, टेरिलिन को एक और नाम बोलते हैं डेक्रोन। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्टोकेमिस्ट्री से है। क्वेश्चन नंबर 55। हमको बताना है द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेनॉन इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, हमारा एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन। इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है हमारा साइक्लिक फॉर्म, एक होता है हमारा चेयर फॉर्म, एक होता है हमारा बोट फॉर्म। ये तो हमारा साइक्लोहेक्सेन है। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है हमारा चेयर फॉर्म, एक होता है हमारा बोट फॉर्म। चेयर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, ये तो हमारा चेयर फॉर्म, और एक दूसरा होता है हमारा बोट फॉर्म। वो बोट की तरह दिखता है, यानी नाव की तरह। ये हो गया इसका बोट फॉर्म। और इसमें 2 पोजीशन होती हैं, एक होता है हमारा एक्सियल, जो अबव और बिलो द प्लेन के, अबव और बिलो यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। और एक होता है हमारा इक्वेटोरियल, जो हमारा जो प्लेन में होता है उसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल। और जो अबव और बिलो द प्लेन होता है उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। यहाँ पे देखो, टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 6 हैं। एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ। और यहाँ पे देखो कितने क्या क्या पोजीशन है इसके? एक तो हमारा एक्सियल और एक हमारा इक्वेटोरियल। एक्सियल मीन्स जो अबव और बिलो द प्लेन है, और
एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये हो गया हमारा एक्सियल और ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल। ये हो गया हमारा एक्सियल और ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल। और सेम ऐसे ही बोट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये हो गया हमारा एक्सियल और ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल। ये हो गया हमारा एक्सियल और ये हो गया हमारा एक्सियल इक्वेटोरियल। उसके बाद ये हो गया हमारा एक्सियल, ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल। यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल, सब कार्बन एटम में कितने, दो दो हाइड्रोजन है, तभी यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करें हम। और उसके बाद एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पे देखो जो चेयर फॉर्म है उसमें कार्बन एटम के जो हाइड्रोजन है क्या है, एक दूसरे से सब दूर दूर है। एक हाइड्रोजन एटम क्या है, एक दूसरे से सब दूर दूर है, यानी जो एक्सियल के कार्बन एटम है वो एक दूसरे से दूर है, और जो एक्सियल के कार्बन है वो भी एक दूसरे से क्या हमारे दूर है। तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन कम होता है। इसमें क्या होता है, एंगल स्ट्रेन भी कम होता है, और इसमें एंगल स्ट्रेन भी कम होता है और रिपल्सन भी कम होता है। जितना कम एंगल स्ट्रेन होगा उतना कम रिपल्सन होगा। और यहाँ पे देखो जो बोट फॉर्म है हमारा, बोट फॉर्म में क्या हो रहा है, देखो आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दोनों फ्लिप कर रहे हैं, दोनों फ्लिप कर रहे हैं। फ्लिप करेंगे तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन यहाँ पे फ्लैग पोल आता है, यहाँ पे फ्लैग पोल आता है, यहाँ पे फ्लैग पोल कितना आ रहा है हमारा, ज़्यादा आ रहा है। अगर फ्लैग पोल ज़्यादा आएगा तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और यहाँ पे भी देखो इसमें दोनों में क्या आ रहा है हमारा, रिपल्सन आ रहा है। रिपल्सन आएगा तो रिपल्सन यानी इसको बोलते हैं हम बॉन्ड स्ट्रेन, इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेन यानी टॉर्सन स्ट्रेन। टॉर्सन स्ट्रेन भी इसको बोलते हैं जब बॉन्ड पेयर के बीच क्या होता है हमारा, रिपल्सन होता है, तो उसको बोलते हैं हम टॉर्सन स्ट्रेन, उसको बोलते हैं हम टॉर्सन स्ट्रेन। तो इसके यहाँ पे दो आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है एक हमारा टॉर्सन स्ट्रेन और दूसरा हमारा फ्लैग पोल रिपल्सन, ठीक है। तो तभी जो हमारा बोट फॉर्म है वो कम स्टेबल होता है और जो चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनिक चेयर फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी। और कभी कभी और एक, जब हम देखो जब चेयर फॉर्म को बोट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब चेयर फॉर्म को बोट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमको एनर्जी देनी होती है, वो होती है हमारी 10.8 किलो जूल पर मोल। 10.8 किलो जूल पर मोल ये होती है हमारी, जब हम चेयर फॉर्म को बोट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो चेयर फॉर्म होता है वो बहुत रिजिड होता है, हार्ड होता है, इसको हम आप फ्लिप नहीं कर सकते एकदम से। और जो बोट फॉर्म है इसको ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको अगर हम थोड़ा सा भी रोटेट करते हैं तो इसका एक अलग फॉर्म चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम ट्विस्ट बोट, उसको बोलते हैं हम ट्विस्ट बोट। उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, उसको बोलते हैं हम ट्विस्ट बोट। और जो चेयर फॉर्म है इसमें कभी कभी एक हम हाफ चेयर देखने को भी मिलता है। अगर कभी हमसे पूछ दिया कि हमको 4 ऑप्शन दिए हैं और उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, चेयर फॉर्म भी दिया है हमको, हाफ चेयर भी दिया है, ट्विस्ट बोट भी दिया है और बोट फॉर्म भी दिया है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो यहाँ पे एक ऑर्डर लिख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा होगा हमारा चेयर फॉर्म, उसके बाद होता है हमारा ट्विस्ट बोट टीबी, उसके बाद होता है हमारा बोट फॉर्म, और उसके बाद आता है हमारा हाफ चेयर एफसी, ठीक है। आप इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को राइट कर लीजिए। सबसे पहले आता है हमारा चेयर फॉर्म, उसके बाद आता है हमारा ट्विस्ट बोर्ड, उसके बाद आता है हमारा बोट फॉर्म, उसके बाद आता है हमारा हाफ चेयर, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 64, ये हमारा अमेन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द गैस इवोल्ड वन मिथाइल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। जब मिथाइल एमीन की रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो कौन सी गैस इवोल्ड होती है। पहले देखो मिथाइल एमीन का फॉर्मूला होता है हमारा CH3NH2, CH3NH2। जब हम इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड यानी उसका फॉर्मूला होता है हमारा HNO2, और ये अनस्टेबल होता है। तो अभी हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम इसको C2 कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन ही हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें देखो इसकी रिएक्शन करते हैं, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, HNO2 को, नाइट्रस एसिड को, इसको करते हैं हम सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और यहाँ पे टेम्परेचर भी फिक्स होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें एक डायोजेनम सॉल्ट ऑब्टेंड होता है, होगा। तो यहाँ पे क्या सॉल्ट ऑब्टेंड होगा हमें, CH3N2Cl प्लस H2O,
प्लस H2O। तो स्टूडेंट जो हमें एल्किल डायोजेनियम सॉल्ट यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है, यानी मिथाइल डायोजेनियम सॉल्ट यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है, ये होता है हमारा अनस्टेबल, ये होता है हमारा अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड है तो हम अगेन क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगेन इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड होता है मिथाइल अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस HCl। तो यहाँ पे कौन सी गैस इवोल्व हो रही है, हमारी नाइट्रोजन गैस। देखो, जब एक बार और देख लेते हैं इसको, जब हमने मिथाइल एमिन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ की HNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 या HCl, क्योंकि अनस्टेबल होता है तो हम इसको ड्यूरिंग द रिएक्शन ही प्रिपेयर करते हैं, और टेम्परेचर रखा हमने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पे एक डायोजेनियम सॉल्ट ऑब्टेंड हुआ CH3N2Cl, यानी मिथाइल डायोजेनियम सॉल्ट। तो क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होता है तो हमने अगेन इसका हाइड्रोलिसिस कराया, हमने इसका अगेन हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें ऑब्टेंड हुआ यहाँ पे CH3OH, यानी मिथाइल अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस बार तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे कौन सी गैस इवोल्व हो रही है। अगली बार हमसे पूछ सकता है कि यहाँ पे और बाई प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड होते हैं। बाई प्रोडक्ट हमारे ऑब्टेंड होते हैं यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी एक ट्रिक भी है, देखो, ये ओनली प्राइमरी एमिन के लिए एप्लीकेबल होता है, वो भी एलिफेटिक के लिए। CH3NH2, हमको क्या लिखना है, जो HNO2 है यानी नाइट्रस एसिड है, उसको हमको ऐसे लिखना है NH एक मिनट, इसको लिखना है हमको, जो HNO2 यानी नाइट्रस एसिड है, इसको हमको लिखना है OH और NO, OH और NO, इस फॉर्म में लिखना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे HONO। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे देखो एक लाइन मारनी है, यहाँ पे एक लाइन मारनी है, और नाइट्रोजन के बीच में भी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक लाइन देनी है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या ऑब्टेंड हो रहा है, एक बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा है CH3COH, और एक ऑब्टेंड हो रहा है N2, और एक ऑब्टेंड हो रहा है H2O। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये तो था हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के केस में, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के केस में। अगर हमको यहीं पे देखता है, दे देता है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, तो वहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, देखिए, जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन, जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, यानी HNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट यानी NO2 प्लस HCl, टेम्परेचर कितना रखना है हमको, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड होता है हमको डायोजेनियम सॉल्ट है, बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट ऑब्टेंड होता है, बेंजीन N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं हम BDC, बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट, बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट, बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट हमें यहाँ पर ऑब्टेंड होता है, जो कि ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, हमारा रेजोनेंसी की वजह से, ये कंपाउंड हमारा रेजोनेंसी की वजह से स्टेबल होता है। तो ये प्रोडक्ट हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और जब हम इसकी रिएक्शन प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के साथ करते थे, वहाँ पे हमको अल्किल डायोजेनियम सॉल्ट ऑब्टेंड होता था, जो कि अनस्टेबल होता था, उसका हम अगेन हाइड्रोलिसिस किया हमने। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो हमारा मेमोराइज वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, द फॉलोइंग सेल यूज्ड एज ए प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हम कौन से सेल को यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का जो उसमें कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा हाइड्रोजन, एक होता है हमारा ऑक्सीजन, और जो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर ऑब्टेंड होता है, उसका यूज हम स्पेस में करते हैं। ठीक है, उसका यूज है जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट है वो यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिकल पावर को मेक करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा 72। वन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्टिव विथ एथेनोइक एसिड प्रोडक्ट फॉर्म। हमको यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसका फॉर्मूला होता है हमारा C2H5MgBr, जो कि मोस्ट रिएक्टिव होता है अगर ये किसी एसिड के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, यानी हाइड्रोजन प्लस के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वहाँ से वो ईजिली हाइड्रोजन को वहाँ से हाइड्रोजन को ईजिली अट्रैक्ट कर लेता है। तो दूसरा क्या हमारा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3COOH। तो यहाँ से देखो जो मिथाइल जो यानी इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, जो एसिड है यहाँ से ईजिली हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। ईजिली हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को कार्बोनिक एसिड से, यानी जो एथेनोइक एसिड है यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5 ग्रुप सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हमारे एथेन में, C2H6 में। ये हो गया हमारा एथेन। तो किसी ऑप्शन में है एथेन। पहले में हमारा कीटोन, दूसरा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा हमारा एल्डिहाइड, चौथे में हमारा एल्केन यानी एथेन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या क्या हमने देखो, जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3COH के साथ कराई, तो उसने क्या करा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो अगर किसी भी एसिड या वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ से ईजिली क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और सीधे वो एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे ही हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट ऑप्टेंड हुआ, एथेन यानी एल्केन। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ परमिटेट। परमिटेट क्या होता है, एक जियोलाइट होता है। परमिटेट क्या होता है, एक जियोलाइट होता है। परमिटेट क्या है, एक आर्थोसिलिकेट यानी जियोलाइट होता है, ये आर्टिफिशियल होता है और इसका यूज हम हार्ड वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए करते हैं। इसका यूज हम हार्ड वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है जियोलाइट का यानी परमिटेट का, इसका फार्मूला होता है हमारा Na2Al2Si2O8 4H2O। ये होता है हमारा जियोलाइट यानी परमिटेट का फार्मूला। तो किसी ऑप्शन में NaAlSiO2H2O, ये तो नहीं है। NaAlSiO4 3H2O, ये भी नहीं है। Na2Al SiO4 2H2O, ये हो सकता है। और होता है हमारा फोर्थ ऑप्शन है हमारा इसमें NaAlSiO2। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर। सी यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में लिखा दिया है हमको Na2Al SiO4 2H2O। तो उनने क्या किया, यहाँ पे देखो इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको, जो इतना पार्ट है इसको 2 से क्या किया उसने डिवाइड कर दिया, 2 से क्या कर उसको डिवाइड कर दिया यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो उसका फॉर्मूला क्या है देखो, Na2Al, अगर हम इसको 2 लिखते हैं तो Na2Al2Si2O8 4H2O। तो स्टूडेंट ये हमारा परमिटेड यानी जियोलाइट का फॉर्मूला, जिसका यूज हम हार्ड वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये सोडियम और एल्यूमिनेट का आर्थोसिलिकेट होता है। सोडियम और एल्यूमिनियम का आर्थोसिलिकेट उसका प्रोडक्ट होता है जियोलाइट का ये। और इसका यूज़ हमने किसके लिए बताया, इसका यूज़ हमने बताया हार्ड वाटर के प्यूरीफाई करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इसके जो अगले क्वेश्चन है और जो इसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाकी ये जो क्वेश्चन है वो उनको हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको जम के शेयर कीजिए।